हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की जो सीरीज़ है वो शुरू की थी। तो हम कुछ पहले हमारी जो क्लासेस है वो कर चुके हैं। आपको पता होगा कि हमने जो हरियाणा का जिलेवार परिचय है वो शुरू किया हुआ है। तो कुछ ज़िले मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे भिवानी ज़िले के बारे में। ठीक है, भिवानी जो ज़िला है आपका, उसमें जो भी मेन पॉइंट्स रहेंगे उन सब के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले तो मैंने आपको 7 जिलों के बारे में पढ़ा दिया है घर जम्मू कश्मीर में। तो ये 7 जिले जो हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे भिवानी जिले के बारे में। ठीक है, ये सभी जिले आपके कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो भिवानी जो है वो आपका 22 दिसंबर का, भिवानी और सोनीपत है वो एक साथ बने थे। पहले हम भिवानी जिले के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो आपका भिवानी जिला है वो किस प्रकार से है, इसका नाम भिवानी क्यों रखा गया और यहाँ पर क्या क्या कौन सी फेमस पर्सनैलिटी हुई, उन सब के बारे में आज की क्लास में हम जान लेते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है, भिवानी जिला है। तो इस तरीके से आपका क्या है, यहाँ भिवानी जिला है और भिवानी जिला जो है वो किसके साथ सीमा साझा करता है? राजस्थान जिले के साथ में क्या कर रहा है, आपका सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, ये वैसे हमारे हरियाणा के कुछ जिलों के साथ भी सीमा साझा करता है, जैसे हिसार के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। यहाँ हिसार है तो हिसार के साथ क्या ये सीमा साझा करता है। महेंद्रगढ़ के साथ में, महेंद्रगढ़ इसके नीचे है, ठीक है, तो महेंद्रगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, झज्जर के साथ सीमा साझा करता है और ये रोहतक के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो कुछ हमारे हरियाणा के जिलों के साथ में जो आपका भिवानी जिला है वो क्या करता है, सीमा बनाता है। और साथ साथ जो राजस्थान है उसके भी कुछ जिलों के साथ में जो भिवानी है वो सीमा साझा करता है। जैसे चूरू है, चूरू के साथ भी जो भिवानी है उसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो जो आपका भिवानी जिला है ये एरिया में पहले कुछ समय पहले क्या था, नंबर 1 पर था। मतलब सबसे बहुत बड़ा एरिया जो माना जाता था, मतलब 4000 प्लस एरिया जो था वो आपके भिवानी जिले का था। ठीक है, वैसे हमारा टोटल एरिया कितना है, हमारा जो टोटल एरिया है वो कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर जो हमारा हरियाणा है उसका एरिया है। लेकिन आपका जो भिवानी जिला है वो अकेला 4000 प्लस एरिया कवर करता था। तो इस हिसाब से जो आपका भिवानी जिला है उसका एरिया क्या था, बहुत बड़ा था। लेकिन 2016 में क्या किया, भिवानी से चरखी दादरी जो है उसको अलग कर दिया गया और चरखी दादरी को अलग करने के बाद जो भिवानी है वो आपका 2nd नंबर पर आ गया। लेकिन अब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भिवानी है वो हमारा बड़ा जिला नहीं है। तो अब हमारा जो बड़ा जिला है हरियाणा का वो क्या हो गया है, सिरसा है। क्या है, सिरसा। सिरसा का जो एरिया है वो कितना है, मतलब सिरसा जो है उसका भी एरिया 4000 प्लस है। ठीक है, तो और बड़ा एरिया किसका रह गया है, सिरसा का रह गया है। ठीक है, तो पहले कौन था, भिवानी था, अब सबसे बड़ा जिला क्या है, सिरसा है। तो पहले के जो एग्जाम हुए उनमें पूछा गया है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप क्या टिक करते थे, भिवानी को टिक करते थे। लेकिन अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको भिवानी को टिक नहीं करके सिरसा को टिक करना होता है, क्योंकि एग्जाम वाला जो पूछता है वो सिरसा के लिए ही पूछता है, क्योंकि अब हमारा जो बड़ा जिला है वो क्या है, सिरसा ही है। ठीक है, तो चरखी दादरी जो था वो कहीं कहीं नवंबर लिखा और कहीं कहीं क्या लिखा है, दिसंबर लिखा है। 2016 में भिवानी से क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब हमारा सिरसा बड़ा जिला हो गया है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि जो भिवानी है, वैसे तो इसका एरिया अभी हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी और तब तक हमें इसकी कुछ भी मतलब अलग डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि चरखी दादरी 2016 में अलग हुआ है और हमारे यहाँ पर जो जनगणना थी वो 2011 में हुई थी। तो उसी के हिसाब से जो साक्षरता दर है, लिंगानुपात है, वो सभी इसी के अकॉर्डिंग कवर होता है। ठीक, तो हम यहाँ जान लेते हैं, हम पुराना डाटा ही पढ़ लेते हैं कि यहाँ का जो एरिया है चरखी दादरी था तब इसके साथ में इसका कितना एरिया था, यहाँ पर जनसंख्या कितनी है। ठीक है, जनसंख्या में भी अच्छी जनसंख्या इसके पास, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसके लिए, FHBG। ठीक है, तो ये क्या था, आपका जनसंख्या का फॉर्मूला था कि कहाँ कहाँ पर क्या है, जनसंख्या अधिक है। और क्या है, आपका भिवानी जो है मतलब पशुओं के लिए बहुत अधिक फेमस है। यहाँ बहुत अधिक कैटल्स पाए जाते हैं, पशु पाए जाते हैं, पशुपालन अधिक होता है यहाँ पर पशु अनुसंधान पूछा जाता है तो आपको हिसार टिक करना होता है। वैसे पशुओं में, भैंसों में, मतलब इन सब चीजों में ये आगे है। नंबर 1 तो नहीं कह सकते, नंबर 1 में तो भैंसों में नंबर 1 तो जींद है, पर ये क्या है, मतलब जो आपका भिवानी है वो क्या है, वहाँ यहाँ बहुत अधिक पशुओं की मात्रा है। ठीक है, तो जो जनसंख्या है, मैंने यहाँ पर जनसंख्या लिखी है,
तो इसके लिए फॉर्मूला है FHBG, ठीक है। तो फरीदाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या थी, फिर हिसार में थी, फिर फरीदाबाद, और फिर क्या 15 लाख प्लस 16 लाख प्लस 17 और 18, इस तरीके से इसकी जो जनसंख्या थी, मतलब ये क्या है, सबसे अधिक पॉपुलेशन वाले जिले हैं। तो फरीदाबाद में सबसे अधिक नंबर 1 पे क्या आता है आपका, फरीदाबाद आता है, 18 या 19 लाख प्लस जनसंख्या इसकी। इसके बाद हिसार था, इसके बाद भिवानी और इसके बाद गुरुग्राम। तो भिवानी क्या है आपका 3rd नंबर पर आता है, किसमें, जनसंख्या में। तो सबसे अधिक 3रे नंबर की जनसंख्या कहाँ निवास करती है, आपके भिवानी में निवास करती है। तो अब हम जान लेते हैं कि भिवानी का जो एरिया है वो कितना था। सबसे पहले भिवानी जो था उसका एरिया 4000 प्लस, ठीक है। तो हम जो भिवानी जिला है उसके एरिया के बारे में जान लेते हैं कि चरखी दादरी के साथ में इसका कितना एरिया था। वैसे अब आप गूगल पर देखते हैं तो आपको इसका जो एरिया है वो 3000 प्लस दिखता है, ठीक है। पर जो हमारा डाटा है वो हमारा 2011 के अनुसार है। जब जनगणना होगी तो इन सब चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो कितना है, 4778 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो किसका है, भिवानी का, और किसके साथ में, चरखी दादरी के साथ मिक्स करके इसका एरिया इतना था। तब ये क्या था, हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था, ठीक है। इसकी स्थापना जो थी वो 22 दिसंबर 1972 में हुई थी, और इसी के साथ में आपका एक जिला और अस्तित्व में आया था, कौन सा था, वो सोनीपत। तो सोनीपत और भिवानी जो थे वो 2 जिले कब बने आपके, 22 दिसंबर 1972 को बने। तो हम इसको इस तरीके से याद रखते थे कि जो 22 दिसंबर होता है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी दिन क्या होता है, उसी दिन आपका जो सबसे बड़ा जिला है वो बना था। तो उस दिन के हिसाब से क्या था, आपका बड़ा जिला था। पर जब चरखी दादरी को अलग किया गया तो ये आपका बड़ा जिला नहीं रहा है। पर आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि 22 दिसंबर को बड़ा जिला यानी कि भिवानी बना, और क्या है आपका सोनीपत। तो 2 जिले आपके 22 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आए थे। इसके बाद है तहसील। तहसील में भिवानी खुद आता है, और एक है बवानीखेड़ा। बवानीखेड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, यहाँ की SC रिजर्व सीट है। वैसे आपके यहाँ पर कितने, मतलब विधानसभा की कितनी SC रिजर्व सीट्स है, 17 सीट है। उसमें से जो बवानीखेड़ा है वो क्या है आपकी एक रिजर्व सीट में आती है। मैंने हर जिले की क्या बताई है आपको, रिजर्व सीट्स बताई है, SC रिजर्व सीट्स बताई हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद है उप तहसील। उप तहसील में आता है बोंदकला और बहल। तो ये क्या है, 2 इसकी उप तहसील है। यहाँ पर जनसंख्या जो है वो 16 लाख प्लस है। मैंने आपको बताया था FHBG, ठीक है, 15, 16, 17 और 18। तो FHBG, तो ये आपके 4 जिले हैं जहां पर क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। लिंगानुपात कितना है इसका, 886 है। मतलब यहाँ पर कितना सेक्स रेशो है, वो कितना 886 है। और यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 75% है। ये सभी चरखी दादरी को मिलाकर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो 886 है, और क्या है, यहाँ पर साक्षरता दर 75.21% है। और यहाँ के जो पर्यटन स्थल है वो है रेड रोबिन, डेरेंगो, मतलब इस तरीके के यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं, किसके द्वारा, हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो हरियाणा का पर्यटन विभाग है वो क्या करता है, जितने भी मतलब पक्षी हैं उनके नाम पर क्या बनाया है, अलग अलग तरीके से क्या बनाए गए हैं, पर्यटन स्थल बनाए गए हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या बनाया गया, रेड रोबिन बनाया गया, जो किसी पक्षी के नाम पर है। आई होप यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि जो भिवानी जिला है उसका नाम भिवानी क्यों रखा गया। पहली मान्यता है कि एक राजा हुए थे जिनका नाम था भानी सिंह, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया, भिवानी का नाम भिवानी रखा गया। पहले भानी सिंह थे जिन्होंने क्या किया, मतलब भिवानी नगर की स्थापना की थी। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भानी सिंह थे उन्होंने एक गांव बसाया था भानी सिंह ने, जिसका नाम रखा गया था भानी ग्राम। क्या कहते थे इसको, भानी ग्राम कहते थे। तथा जो बिगड़ते बिगड़ते कभी भ्याणी, कभी भवानी, और अब क्या है, ये भिवानी है, ठीक है। तो भवानी, भयाणी, और अब क्या नाम रखा गया, अब क्या नाम हो गया इसका, भिवानी। तो अब हम इसी किस नाम से जानते हैं, भिवानी के नाम से जो हमारा भिवानी जिला है उसे हम जानते हैं। और ऐसी भी मान्यताएं हैं कि हमारे यहाँ पर क्या आते रहते थे, अलग अलग इतिहासकार आते रहते थे, या फिर कोई स्टोरी टेलर, पोइट भी आते थे जो पुस्तकें लिखा करते थे। तो अबुल फजल हुए जिन्होंने क्या लिखी थी, इस समय में थे अबुल फजल। क्या नाम था उनका, अबुल फजल। अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने क्या लिखा, अबुल फजल थे जिन्होंने क्या लिखी, आईने अकबरी लिखी थी, ठीक है। तो आईने अकबरी में भी इन्होंने किसका वर्णन किया था, हमारे भिवानी का वर्णन किया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भिवानी है उसका वर्णन आपको किस पुस्तक में मिलता है, मैं वहां लिख देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या लिखी थी, अबुल फजल पुस्तक लिखी थी। अबुल फजल ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी में क्या हुआ, आईने अकबरी में ही हमारे जो भिवानी है उसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो आईने अकबरी में किसका वर्णन है, भिवानी का। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि आपके
जो भिवानी जिला है उसका वर्णन कौन सी पुस्तक में आपको देखने को मिला? तो आईने अकबरी में क्या है, हमारे भिवानी का नाम है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। तो भिवानी का नाम किसके नाम पर रखा गया? भानी सिंह के नाम पर रखा गया, जो बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, कभी भयानी कभी भवानी, और अब क्या है इसका नाम हमारा भिवानी। माना जाता है कि जो आपका भिवानी जिला था वो क्या है, एक मतलब प्रमुख व्यापार का केंद्र रहा था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े व्यापारी व्यापार करने आते थे, और ये क्या था, मतलब राजस्थान के साथ सीमा साझा करता था। और इसमें क्या था, मतलब बीकानेर के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, इसी रास्ते से जाकर व्यापार किया करते थे। तो जो आपका भिवानी है, ऐसा माना जाता है कि अमृतसर के बाद में अगर कपड़े के व्यापार में कोई फेमस था तो वो क्या था, भिवानी ही था। तो भिवानी आपका किसके लिए फेमस था? कपड़े के व्यापार के लिए। पहले किसके लिए फेमस था? कपड़े के व्यापार के लिए फेमस था। तो आज क्या, मतलब आज के समय में भी भिवानी में क्या मिलता है, कपड़े की मार्केट है, यहाँ बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पर टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई थी, सूती कपड़े का पहला कारखाना भी आपका भिवानी में ही स्थापित किया गया था। तो अमृतसर के बाद में क्या था, भिवानी जो था उसकी बहुत बड़े स्तर पर मान्यता थी, और ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर क्या है, कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट भी हुआ करती थी। और ये क्या है, जो भिवानी है, यहाँ पर बहुत अधिक मंदिर है, मंदिरों की अधिकता है, और मंदिरों की अधिकता होने के कारण ही हम भिवानी को किस नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है हरियाणा, उत्तर भारत की छोटी काशी। किस नाम से जानते हैं? उत्तर भारत की ये छोटी काशी है। वैसे तो आपकी काशी जो है वो यूपी में है, पर उत्तर भारत की छोटी काशी कौन सी, हमारी भिवानी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्या है, मंदिर है। मंदिरों की अधिकता के कारण ही हम इसे क्या 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 कह देते हैं, हरियाणा की काशी और उत्तर भारत की छोटी काशी। तो अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है, तो आप क्या किसे टिक करेंगे? हरियाणा की हरियाणा की काशी, ये क्या आपके हरियाणा की काशी है, छोटी काशी कैथल है। ठीक है, उत्तर भारत की छोटी काशी है और हरियाणा की क्या है, ये काशी है। ठीक है, तो मंदिरों की अधिकता होने के कारण से क्या कहा जाता है, हरियाणा की काशी कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत अधिक मतलब चैरिटी के काम किए जाते थे, धार्मिक काम होते थे, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाने लगा, धर्मार्थ न्यासों की नगरी। किस नाम से जानते हैं हम? धर्मार्थ न्यासों की नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बहुत बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि धर्मार्थ न्यासों की जो नगरी है वो क्या है, आपके भिवानी है। क्या है? भिवानी। तो आपको ये याद रख लेना है, मंदिरों की अधिकता है, धर्मस्थल अधिक है, चैरिटी के काम बहुत अधिक किए जाते थे यहाँ पर, तो इसलिए इसे किस नाम से जाने लगे हम, हरियाणा की काशी के नाम से जाने लगे। और नवग्रह कुंड की काशी पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे, कैथल को टिक करेंगे। तो हमारे यहाँ दो काशी है, एक नवग्रह कुंड की काशी या छोटी काशी भी कह सकते हैं। तो नवग्रह कुंड की काशी कौन सी है, आपकी कैथल है। और हमारी जो काशी है, हरियाणा की जो काशी है वो क्या है, भिवानी है। ठीक है, और उत्तर भारत की छोटी काशी भी क्या है, आपके भिवानी है। वैसे तो आपके धार्मिक स्थल सबसे ज्यादा कहाँ है, मतलब धर्मार्थ नगरी, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है, परंतु धर्मार्थ न्यासों की नगरी क्या है, वो आपके भिवानी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। धार्मिक क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र जैसे 360 धर्मस्थल हैं, वो कहाँ आपके कुरुक्षेत्र में है, परंतु धर्मार्थ न्यासों की जो नगरी है वो क्या आपके भिवानी है। तो आपको इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या है, हमारे हरियाणा की जो काशी है वो भी भिवानी है, और कैथल क्या है, हमारे नवग्रह कुंड की काशी है। तो आप ये सब याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज पर क्या है। और इसे क्या कहा जाता है, भिवानी को हम किस नाम से जानते हैं, लिटिल क्यूबा या मिनी क्यूबा के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो क्यूबा शहर है, क्यूबा में क्या है, यानी कि क्यूबा में बहुत अधिक क्या होते हैं, बॉक्सर वगैरह और इस चीज मतलब इन चीजों का बहुत अधिक वहां पर मतलब उनको स्थान दिया गया है। और यहाँ पर हमारा जो भारत का क्यूबा है, यानी कि हरियाणा का जो हमारा क्यूबा है वो क्या है, इसे हम लिख लेते हैं हरियाणा का क्यूबा भी कहते हैं, या लिटिल क्यूबा, मिनी क्यूबा भी कहते हैं। तो हरियाणा का क्यूबा कौन सा शहर है, हमारा भिवानी ही है। तो भिवानी को क्यूबा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भिवानी से क्या हुए, बहुत अधिक बॉक्सर हुए हैं। हरियाणा में क्या है, भिवानी में क्या है, बीबीसी है। बीबीसी का मतलब क्या है, ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, बीबीसी क्या है, बीबीसी का मतलब है भिवानी बॉक्सिंग क्लब। तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो था वो 1980 के दशक में शुरू हुआ था, मतलब इसकी स्थापना का जो काम है वो 1980 के आसपास किया गया था। तो इसका नाम पूरा क्या है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब है। किस नाम से जानते हैं हम इसे, भिवानी बॉक्सिंग क्लब के नाम से हम इसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मुक्केबाजों की बहुत अधिकता है। और इसे 1980 के दशक में शुरू किया गया था। और इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी, यानी कि इसकी जो स्थापना है उसका श्रेय किसे जाता है, जगदीश सिंह को। किसे जाता है, जगदीश सिंह को। तो हाँ, अगर इसे पूछा जाए कि इसको बनाने के पीछे किसका नाम है, तो जगदीश सिंह का इसको बनाने के पीछे बहुत अधिक योगदान रहा है। और ये क्या है, 1980 के दशक में बनना शुरू हुआ था। और मतलब 2000 में क्या हुए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे। क्या हुए, सन 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए, जिसमें से
ग्रीष्मकालीन क्या हुए, ओलंपिक। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, उसमें 5 खिलाड़ी गए थे और 5 खिलाड़ियों में से हमारे 4 जो खिलाड़ी थे वो कहाँ से थे, भिवानी से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते, भिवानी से। 5 में से टोटल कितने खिलाड़ी गए, 5 खिलाड़ी गए थे, जिसमें से 4 हमारे कहाँ से थे, भिवानी से थे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि हरियाणा में क्या है, मतलब भिवानी में क्या है, बॉक्सर की बहुत अधिकता है यहाँ से। और इसके लिए 2008 में एक मतलब रिकॉर्ड बना था। 2008 में जो विजेंद्र सिंह थे वो भी क्या है, आपके बॉक्सर हैं, तो इन्होंने सबसे पहला क्या दिलाया था बॉक्सिंग में, 2008 में कांस्य पदक जितवाया। क्या जितवाया, कांस्य पदक ये जीत कर आए थे 2008 में। ठीक है, तो ओलंपिक गेम्स में इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। और ये किसने जीता था, विजेंद्र सिंह ने। तो इसके बाद से ये क्या हो गया, हमारा जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब है वो अधिक प्रसिद्ध हो गया। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले किसी ने भी कोई पदक नहीं जीता था, तब भी पहले बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने क्या जीते, मतलब अलग अलग तरीके से पदक जीते हैं, परंतु ओलंपिक स्तर पर जो विजेंद्र सिंह थे उनके द्वारा क्या जीता गया, बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता गया। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1990 में की गई थी। और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हरियाणा का क्यूबा या फिर मिनी क्यूबा। इसे किस नाम से भी जानते हैं हम, मिनी क्यूबा के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं हम इसे, लिटिल क्यूबा। क्या कह देते हैं इसे, लिटिल क्यूबा भी हम भिवानी को कह देते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लिटिल क्यूबा कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे, भिवानी ही टिक करेंगे। मिनी क्यूबा भी यही है, लिटिल क्यूबा भी यही है, मतलब धर्मार्थ न्यासों की नगरी भी यही है, उत्तर भारत की छोटी काशी भी यही है, और आपके हरियाणा की काशी भी क्या है, भिवानी ही है। और यहाँ पर क्या है, सूती कपड़े की जो मिल है वो भी सबसे पहली कहाँ लगी थी, भिवानी में लगी थी। इसलिए ये क्या था, मतलब पहले के समय में जो कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट थी वो भिवानी में हुआ करती थी। ठीक है, तो इसके बाद हम जान लेते हैं जो सूती कपड़ा मिल है वो कब लगाई गई थी। यहाँ पर जो सूती कपड़ा मिल है यानी कि कपड़े का जो कारखाना है वो कब लगाया गया। ठीक है, तो उन सब के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सूती कपड़ा मिल के बारे में कि यहाँ पर जो सूती कपड़ा मिल है वो कब स्थापित की गई। तो सूती कपड़ा जो मिल है उसमें उसकी जो स्थापना है 1937 में ही हो गई थी, परंतु इसमें जो काम है, इसको मतलब स्थापना इसकी कब हुई थी, 1937 में हुई थी। इसमें जो काम है वो क्या हुआ, लेट शुरू हुआ। तो इसमें जो सूती कपड़े का काम है यानी कि मिल में जो काम है वो कब शुरू हुआ था, 1943 में मिल में जो काम है यानी कि सूती कपड़ा बनना कब शुरू हुआ था, 1943 में इसमें काम शुरू हुआ। और बाद में क्या बना दिया गया, इसको एक इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित कर दिया गया, जिसे आज हम किसके रूप में जानते हैं, TITS के रूप में जानते हैं। ये कब बना, 1945 में बना। तो अब सूती कपड़े का जो सबसे बड़ा काम है वो कहाँ पर होता है, भिवानी में होता है। ठीक है, तो टिट्स का नाम क्या है, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कपड़े के काम को क्या किसका रूप दे दिया गया, एकदम साइंस के रूप में। इसमें मतलब जो मशीनों का काम है, मशीनों से क्या बनाए जाते हैं, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सब यहाँ पर क्या स्थापित कर दिया हमने, TITS स्थापित कर दिया। तो ये क्या बन गया, एक संस्थान के रूप में हमने इसको विकसित कर दिया है, जहाँ किसका काम किया जाता है, सूती कपड़े का यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर क्या बनता है, सूती कपड़ा बनता है। पहले यहाँ जो सूती कपड़ा था वो हाथ से मतलब बुनाई करके बनाया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे मशीनें आने लगी, एडवांसमेंट होने लगा, तो यहाँ पर अब मशीनों से क्या हो गया, काम होने लगा। और यहाँ पर क्या लगाया गया, हमने कारखाना स्थापित किया। बाद में क्या बना दिया, TITS बना दिया, यानी कि द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। ठीक है, तो ये कब बना था आपका, 1945 में बना। मील में जो काम है वो 1943 में शुरू हुआ। सूती कपड़ा जो मील है वो कब लगी थी आपकी, 1937 में लगी थी। तो सूती कपड़े के लिए अगर पूछा जाए आपके हरियाणा में सूती कपड़े में नंबर 1 कौन है, तो आपका क्या है, भिवानी जो जिला है। यहाँ पर क्या हुआ, सूती कपड़े को बनाने का सबसे पहले काम भिवानी में ही शुरू हुआ था। ठीक, तो भिवानी में और क्या क्या है, वैसे आपका जो भिवानी है यहाँ पर बहुत तरीके के मेले लगते हैं, मंदिर हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कौन से मंदिर फेमस है। जैसे शीतला माता का मंदिर तो कहाँ है आपका, गुरुग्राम में है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक और मेला लगता है जो शीतला माता के नाम से ही फेमस है, जिसे मोटी माता या फिर धनाना माता के नाम से जानते हैं। तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कौन से मेले या फिर मंदिर हैं जो बहुत अधिक फेमस है, उन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भिवानी किस लिए फेमस है, यहाँ पर शीतला माता का भी मेला लगता है। वैसे आपकी शीतला माता कहाँ है, गुरुग्राम में है, पर यहाँ इन्हें किस नाम से जानते हैं हम, धनाना माता के नाम से या फिर मोटी माता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है, मोटी माता के नाम से। जैसे बच्चों को कई बार क्या निकल आती है, माता निकल आती है, तो उसके लिए क्या पूजा वगैरह कराई जाती है। तो इस मंदिर में जाने से क्या हो जाती है,
वो जो मतलब बच्चों के शरीर पर दाने होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये कौन से महीने में ये मेला लगता है? चैत्र माह में लगता है। सप्तमी के चैत्र माह को यहाँ पर मेला लगता है। जो चैत्र का महीना होता है वो आपका ठंडा महीना होता है, तो इस महीने में क्या लगाया जाता है? मेला लगता है। ठीक है, ऐसी मान्यताएं हैं कि जो बच्चों के शरीर पर दाने हो जाते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर पूजा करने से ठंडे हो जाती है माता, और क्या होता है यहाँ पर मतलब उन बच्चों के शरीर पर जो दाने होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ बनाया गया है? वैसे एक पंचमुखी हनुमान मंदिर आपका यमुनानगर में भी है, और ये दूसरा पंचमुखी हनुमान मंदिर है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर पतराम दरवाजे के बाहर बनाया गया। कहाँ पर है? यहाँ भिवानी में कोई पतराम दरवाजा है, उसके बाहर बैरागी जो साधु हैं उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा मंदिर? आपका पंचमुखी हनुमान मंदिर है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो कहाँ है? आपका यमुनानगर में है, और ये आपका कहाँ है? भिवानी में है। इसके बाद है भूतों का मंदिर। ये क्या है? भूतों का मंदिर है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? आपका जींद में है, और भूतों का मंदिर कहाँ है? आपका भिवानी में है। तो आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। भूतेश्वर पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे? जींद टिक करेंगे। रानी के तालाब भी हम वहां पर, जैसे हम रानी के तालाब के नाम से जानते हैं, बीच में भगवान शिव का मंदिर भी बनाया गया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? भूतेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। परंतु जो आपके भूतों का मंदिर है वो कहाँ है? भिवानी में है। ठीक है, तो भिवानी में 1919 में इसको स्थापित किया गया था। और ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ऐसी मान्यताएं हैं कि उस समय में एक भूत वंश था, उसके शासक थे सेठ द्वारा बनवाया गया था। भूत वंश के सेठ थे जिनके द्वारा ये जो मंदिर है बनवाया गया। और ये वहां पर कोई तालाब है जिसका नाम है मल्लू तालाब। क्या नाम है? मल्लू तालाब। और मल्लू तालाब के किनारे ही क्या बनाया गया? ये मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, जो भिवानी में रहते होंगे उन्हें इस मंदिर के बारे में पता होगा। ठीक, इसके बाद है देवी मेला। जो देवी मेला है वो कहाँ लगता है? देवसर में। देवसर कहाँ है? आपके भिवानी से 5 किलोमीटर आगे देवसर है, जहां पर क्या लगता है? देवी का मेला लगता है। देवी माता का मेला लगता है कहाँ पर? देवसर में। ठीक है, और ये कहाँ है? 5 किलोमीटर आगे है। और ये कब लगता है? क्योंकि ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से माह में लगता है, चैत्र में या अश्विनी में। तो इस तरीके से अलग अलग महीने भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, या कृष्ण पक्ष को लगता है, शुक्ल पक्ष को लगता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आप देखने को मिले हैं, इसलिए मैं इनके बारे में बता रही हूँ। तो ये मेला कब लगता है? आपका चैत्र महीने में लगता है। और कब लगता है? अश्विनी में। तो 2 बार इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? देवसर भिवानी में किया जाता है। बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर देवी माँ का मंदिर है। ठीक है, इसकी बौद्धिक मान्यता भी है। इसके बाद है परमहंस मंदिर तिगड़ाना। तो ये कहाँ पर है? तिगड़ाना है। परमहंस मंदिर कहाँ पर है? तिगड़ाना में। ऐसा मान्यता है कि जो बाबा परमहंस है उनके यहाँ पर क्या है? 3 मंदिर है। कितने मंदिर हैं बाबा परमहंस के? 3 मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जिस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? परमहंस मंदिर रख दिया गया है। तो आपको ये याद रख लेना है, शीतला माता या धनाना माता या मोटी माता का जो मेला है वो कहाँ है? भिवानी में। वैसे शीतला माता आता है तो आपको गुरुग्राम टिक करना है। अगर ऐसा पूछता है, ऑप्शन में गुरुग्राम नहीं देता है और सिर्फ शीतला माता देता है, और गुरुग्राम भी नहीं है, तो आप किसे टिक करेंगे? भिवानी को टिक करेंगे। ठीक है, और अगर ये शीतला माता देता है और गुरुग्राम भी ऑप्शन में और भिवानी भी ऑप्शन में है, तो आपको गुरुग्राम ही टिक करना है, क्योंकि शीतला माता का मंदिर कहाँ है? आपके गुरुग्राम में ही है। पंचमुखी हनुमान मंदिर वैसे कहाँ है? यमुनानगर में है। और एक मंदिर कहाँ है? आपका भिवानी में भी है। भूतों का मंदिर पूछेगा तो आप भिवानी टिक करेंगे। अगर भूतेश्वर मंदिर पूछता है तो आप क्या टिक करेंगे? जींद को टिक करेंगे। देवी मेला देवसर, दे से देवी है और दे से ही क्या है? देवसर है। और ये कहाँ लगता है? भिवानी में लगता है। परमहंस मंदिर कहाँ है? तिगड़ाना में है। और ये कहाँ है? भिवानी में है। और ये परमहंस बाबा परमहंस हुए थे, उनके कितने मंदिर हैं? यहाँ पर 3 मंदिर स्थापित किए गए हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? परमहंस मंदिर रख दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कौन से पर्यटन स्थल भी विकसित किए गए हैं, और कौन से क्या है यहाँ पर अलग अलग तरीके से। जैसे प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं, तो यहाँ कुछ प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। कुछ ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं जो बहुत अधिक मतलब अपनी अलग अलग तरीके से मान्यता रखते हैं। जैसे प्रजनन केंद्र के बारे में बता देती हूँ कि जो कैरू है वो कहाँ पर है? भिवानी में। और यहाँ पर किसका प्रजनन केंद्र है? चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, मोर और चिंकारा पूछेगा तो आपको क्या टिक करना है? झाबुआ रेवाड़ी टिक करना है। लेकिन अकेले चिंकारा का पूछा जाता है तो ये कहाँ पर? आपके कैरू में है। कैरू कहाँ है? आपका भिवानी में है। और अगर मोर प्लस चिंकारा दोनों का पूछता है इकट्ठा तो वो कहाँ है? आपका झाबुआ में है। और झाबुआ कहाँ है? आपका रेवाड़ी में है। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, चीजों को एक साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा। इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये झाबुआ रेवाड़ी में किसका प्रजनन केंद्र है? मोर प्लस चिंकारा का। 2 का कहाँ पर है? झाबुआ रेवाड़ी में है। परंतु अगर अकेले का पूछा जाए चिंकारा का तो वो कहाँ है? कैरू भिवानी में है। बैया क्या एक पर्यटन केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मतलब इस तरीके से इसको विकसित किया गया है, जैसे जो पर्यटन टूरिस्ट होते हैं जो घूमने आते हैं तो उनके लिए एक विश्राम गृह के रूप में इसको विकसित किया गया है।
हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा इन्हें स्थापित किया गया। क्या नाम है इसका? बैया पर्यटन केंद्र, ठीक है। और क्या है? रेड रोबिन। रेड रोबिन भी क्या है कि मैंने आपको बताया था कि पर्यटन विभाग क्या करता है, अलग अलग पशु पक्षियों के नाम पर पक्षियों के नाम पर क्या करता है, पर्यटन स्थल को विकसित करता है। तो उसी तरीके से भिवानी में 2 पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं, एक रेड रोबिन है और एक डेरंगो है। तो डेरंगो और रेड रोबिन पूछेगा तो कहाँ पर है? ये आपके भिवानी में है और किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा। इसके बाद है तोशाम तीरथ। तोशाम तीरथ इसलिए फेमस है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पहाड़ वगैरह भी हैं और यहाँ पर मतलब इस तरीके से बहुत सारी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं, एक पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको विकसित किया गया है। अभी हम पढ़ लेते हैं कि जो तोशाम है वो किस लिए फेमस है। ऐसी मान्यता है कि जो पहले तोशाम था वो किसकी कचहरी था? पृथ्वीराज चौहान की। ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो तोशाम में आया करते थे। उन्होंने क्या किया था? अपने इस तरीके से कचहरी को विकसित किया था जिसके चारों तरफ क्या थे? 12 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? 12 दरवाजे थे इनकी कचहरी के पास में। और जहां ये बैठते थे ऐसे इस प्रकार इनका सिंहासन था, ये बीच में बैठा करते थे और ये जैसे बैठते थे तो 12 के 12 दरवाजों में से मतलब इनको दिखाई देता था कि कहां पर क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या स्थापित किए गए हैं? 12 दरवाजे विकसित किए गए हैं। और इसे किस नाम से जाना जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या करते थे? यहाँ पर न्याय करते थे और लोगों की बातों को सुना करते थे, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। वैसे पृथ्वीराज चौहान का जो किला है वो कहाँ है? आपके हांसी में है। पर इनकी जो कचहरी है इसे किस नाम से जानते हैं हम? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। किस नाम से जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी पूछा जाएगा तो कहाँ है? ये भिवानी में है, ठीक है। और कितने दरवाजे हैं यहाँ पर? 12 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं और इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। और ये क्या है? मतलब पृथ्वीराज चौहान के समय में बहुत अधिक फेमस हुआ करता था। ये पांडवों से भी संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या रहते थे? पांडव रहते थे और इन्होंने क्या किया हुआ था? पांडवों ने यहाँ पर अलग अलग ऐसे अलग अलग तरीके के कुंड विकसित कराए थे जिनमें से मतलब जो पानी वगैरह पीने के काम आता था। तो यहाँ पर जो कुंड है वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? पांडवों के द्वारा बनवाए गए थे। तो महाभारत काल से क्या है? हमारा तोशाम जो है वो फेमस है। तो तोशाम को किसकी नगरी मतलब किसकी कचहरी कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। बीच में पृथ्वीराज चौहान बैठते थे और चारों दरवाजों में से उन्हें क्या होता था? दिखाई देता था, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं रोहनाथ के बारे में, ठीक है। रोहनाथ जो है पढ़ लेते हैं रोहनाथ के बारे में। जो रोहनाथ है इसकी भी बहुत मतलब ये अंग्रेजों के समय से ही बहुत अधिक फेमस रहा है। ऐसा माना जाता है कि 1857 की जो क्रांति है उसमें जो रोहनाथ गांव के लोग हैं उन्होंने क्या किया था? बहुत अधिक योगदान दिया था। और इस जो 1857 की क्रांति उसमें इतनी अधिक दरिद्रता हुई थी, मतलब यहाँ पे जो छोटे बच्चे थे, स्त्रियां थी, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। और यहाँ पर एक कुआं होता था, इन सब ने क्या किया? उस कुएं में अपनी मतलब बहुत से लोग उस कुएं में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो 1857 की क्रांति के समय के बाद भी जब आज़ादी मिल गई हमारे देश को, जब आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को भी हमारे देश को क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई। पर ऐसी मान्यता है कि उसके बाद भी जो रोहनाथ गांव है ऐसा माना जाता है कि इसको आज़ादी नहीं मिली थी। इस गांव में कभी भी क्या नहीं फहराया गया था? झंडा नहीं फहराया गया था, ठीक है। कभी क्या नहीं फहराया गया? झंडा नहीं फहराया गया। और ऐसा माना जाता है कि इस गांव के लोगों को क्या नहीं मिली? आज़ादी नहीं मिली। इनके साथ बहुत अधिक बुरे तरीके से पेश आए थे, मतलब अंग्रेजों के समय से इन पर बहुत अधिक अत्याचार हुए। इंदिरा गांधी के समय में भी इस गांव का मतलब जो टॉपिक है वो मेन स्तर पर रहा था, परंतु तब भी कुछ भी नहीं किया गया था। और अब जाकर कुछ समय पहले ही हमारे जो सीएम हैं की बात है 2018 में हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा क्या किया गया? यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया गया। कब? पहली बार आज़ादी के बाद, मतलब 1857 की क्रांति के बाद यहाँ क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था। पर जब हमारा देश आज़ाद हो गया, सभी इलाके आज़ाद हो गए, तो हमें क्या था? बाद में भी झंडा फहराने की आज़ादी मिली थी, हर प्रकार की खुशियाँ मनाने की आज़ादी थी। परंतु इस गाँव में क्या था? कभी भी आज़ादी का जो महोत्सव है वो नहीं मनाया गया था। 2018 में हमारे सीएम ने क्या किया? यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया। तो ऐसा माना जाता है कि इसको जो आज़ादी है वो कब मिली? 2018 में मिली है। तो अभी हाल ही का टॉपिक रहा था, मैंने आपको हरियाणा के करंट अफेयर में भी पढ़ाया था कि जो हमारे सीएम हैं वो कहाँ गए थे? हिसार में गए थे। एचएयू में इन्होंने क्या किया था? एक मतलब आयोजन हुआ था, उसमें किसके बारे में बताया गया था? रोहनाथ गांव के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम था दास्तान ए रोहनाथ। क्या नाम था इसका? दास्तान ए रोहनाथ। तो जो दास्तान ए रोहनाथ नाटक है उसका मंचन कहाँ पर किया गया? हिसार में किया गया। कहाँ किया गया था इसका मंचन?
हिसार में हुआ था। और हिसार में इस जो ये गांव है इसके पूरे इतिहास को बताया गया था, बहुत अच्छे तरीके से इसको पेश किया गया था। तो ये कब किया गया, अभी हाल ही का टॉपिक है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसा हमारे जो सीएम है उनके द्वारा ऐसी घोषणा की गई कि जो रोनात गांव है इसको क्या किया जाएगा, हर बच्चे के मतलब बुक्स में इसको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, इसके इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। किसके बारे में पढ़ाया जाएगा, रोनात गांव का जो इतिहास है उसके बारे में सभी स्कूल में क्या किया जाएगा, हरियाणा के स्कूलों में, हरियाणा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें रोनात गांव के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। और अभी हम क्या मना रहे हैं, आजादी का 75वां मतलब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे सीएम ने ऐसा कहा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से की थी, दास्तान-ए-रोनात जो गांव है, नाटक है, उसकी शुरुआत की गई थी हिसार से। परंतु हमारे जो सीएम है उनके द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो ये नाटक है ये हरियाणा के हर जिले में आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, जब तक कि आपका 15 अगस्त नहीं आ जाता तब तक सभी जिलों में क्या हो जाएगा, जो दास्तान-ए-रोनात है उसका मंचन जो है वो हर जिले में कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको, क्योंकि रिसेंट का टॉपिक है इसलिए मैं बता रही हूँ, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और बहुत चर्चा का विषय भी रहा था। ठीक है, तो जो रोनात है, नाटक दास्तान-ए-रोनात कौन से गांव से संबंधित है, रोनात गांव से संबंधित है। और ये कैप के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसमें जो रोनात गांव है उसका पूरा इतिहास बताया गया था। यहाँ का जो कुआं है वो मतलब फेमस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या दे दी थी, अपनी जान दे दी थी। और इनको क्या कहा जाता है, मतलब अब तक कोई आज़ादी नहीं मिली थी। 2018 में यहाँ क्या फहराया गया, झंडा फहराया गया। और वो झंडा किसने फहराया था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा यहाँ पर झंडा फहराया गया था। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जरूरी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, में कुछ हम मतलब जो राजनीति हुई उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। 1919 की बात है, 1919 के अराउंड, मतलब 1919 ही लगा ली, 1919 में क्या हुआ था, भिवानी में जो कांग्रेस है उसकी शाखा रखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, मतलब यहाँ पर जैसे पंडित नेकीराम शर्मा बहुत अधिक एक्टिव थे, के.ए. देसाई और बनारसी दास गुप्ता जो थे वो क्या थे, यहाँ पर एक्टिव थे, कहाँ, भिवानी में। और इनके द्वारा क्या किया गया, बनारसी दास गुप्ता, तो इनके द्वारा यहाँ पर 1919 में कांग्रेस की जो शाखा है वो मतलब स्थापित की गई। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भिवानी में, 1919 में हुई थी। वैसे आपके कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हो गई थी। और 1886 में लाला लाजपत राय के द्वारा हिसार में क्या किया गया, कांग्रेस की नींव रखी गई। परंतु भिवानी में जो कांग्रेस है उसकी नींव कब रखी गई थी, 1919 में रखी गई थी। और यहाँ पर कौन कौन मतलब एक्टिव थे ज्यादा, पंडित नेकीराम शर्मा, के किदवई और बनारसी दास गुप्ता इस एरिया में एक्टिव थे। इसके बाद 1920 में यहाँ बहुत बड़े स्तर पर क्या किया गया, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 1920 में क्या हुआ, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। और ये इतना बड़ा, इतने बड़े स्तर का आयोजन था कि यहाँ पर कौन कौन आए थे, महात्मा गांधी भी आए थे। किसके साथ आए, महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी के साथ में। और यहाँ पर कौन आए थे, अली बंधु भी आए थे। कौन आए यहाँ, अली बंधु, जैसे मुस्लिम थे ये, अली बंधु थे। ठीक है, तो इनके लिए जो महात्मा गांधी है इन्होंने बहुत अधिक काम किया था, खिलाफत आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। तो महात्मा गांधी के साथ अली बंधु आए थे। और कौन थे, महात्मा गांधी थे, हमारे यहाँ से कौन थे, पंडित नेकीराम शर्मा थे, लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय की जो कर्म भूमि है वो क्या थी, हिसार थी, तो लाला लाजपत राय थे, बनारसी दास गुप्ता थे। तो इस प्रकार सभी जो बड़े बड़े लीडर हैं वो सब कहाँ आए, भिवानी में आए। तो 1920 में यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत बड़े स्तर पर आयोजन किया गया था, किसका, एक कॉन्फ्रेंस का। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, आपके भिवानी में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि लगभग 16 फरवरी 1921, तो एक साल के बाद में यहाँ क्या होता रहा, मतलब कुछ ना कुछ बड़े स्तर पर इसका आयोजन होता रहा। 16 फरवरी 1921 को फिर से एक मतलब यहाँ पर एक अध्यक्षता की गई थी, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी यहाँ, मतलब एक तरीके का आयोजन लगा लीजिए या रैली भी कह सकते हैं। ठीक है, इस आज के टाइम में हम उसे क्या कह देते हैं, रैली कह देते हैं। तो उस समय में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, कब, 16 फरवरी 1921 को। तो उस समय में भी यहाँ महात्मा गांधी जब आए थे तो हमारे पंडित नेकीराम शर्मा उन्होंने क्या बनाया था, यहाँ कुर्सी रहित पंडाल। किसकी, क्या रखा था इन्होंने, कुर्सी रहित पंडाल, यानी कि कोई भी कुर्सियां नहीं थी, सभी क्या हुए थे, नीचे बैठे थे। तो कुर्सी रहित पंडाल के जो जनक है वो हमारे कौन माने जाते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा जी माने जाते हैं। और महात्मा गांधी ने इस बात के लिए इनकी क्या की थी, तारीफ भी की थी। तो कुर्सी रहित पंडाल किसके द्वारा शुरू किया गया, पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कुर्सी रहित पंडाल लगाया था। और 16 फरवरी 1921 को भी यहाँ क्या हुआ, एक मीटिंग थी, हमारे भिवानी की दूसरी मीटिंग थी। क्या थी, पहली मीटिंग कब हुई, 1920 में हुई थी। और दूसरी मीटिंग कब हुई, इसकी 1921 में हुई। तो आप कैसे याद रखेंगे, दूसरी मीटिंग कब हुई, आपके 1921 में हुई। और ऐसा माना जाता है कि जो दूसरी मीटिंग थी उसमें लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग इसमें हिस्सा
हिस्सा लेने आए थे। कितने लोग थे इसमें? लगभग 20,000 के अराउंड लोग जो थे वो इसमें हिस्सा लेने आए थे। तो उस समय में 20,000 लोगों का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात थी। तो ये क्या है यहाँ पर, इसलिए राजनीति के लिए फेमस था हमारा भिवानी। 1919, 1920 और 1921। 1919 में कांग्रेस की शाखा भिवानी में रखी गई, 1920 में पहली कॉन्फ्रेंस और 1921 में दूसरी कॉन्फ्रेंस, और कुर्सी रहित पंडाल कहाँ लगाया गया? भिवानी में ही लगाया गया। ठीक है, और यहाँ से कौन से हमारे कुछ दो मुख्यमंत्री हैं जो कहाँ से हुए? आपके भिवानी से ही हुए हैं। एक है उसमें से आप सभी बंसीलाल, कौन है? बंसीलाल जी। तो बंसीलाल जी कहाँ से थे? हमारे गोलागढ़ भिवानी से थे। कहाँ से थे? बंसीलाल जी क्या थे? गोलागढ़ भिवानी से। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? भिवानी में हुआ है। तो भिवानी इनकी क्या है, मतलब जन्म स्थली है किनकी? बंसीलाल जी की। 1927 में हुआ था और ये गोलागढ़ भिवानी में पैदा हुए थे। इन्हें किस नाम से जानते हैं हम? इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इन्हें? आधुनिक हरियाणा का निर्माता। तो आधुनिक हरियाणा के निर्माता कौन है? हमारे बंसीलाल जी हैं। और ये क्या थे? हमारे हरियाणा के 3 बार सीएम रह चुके हैं। कितनी बार? 3 बार ये क्या रहे? हरियाणा के सीएम रहे। 7 बार क्या रहे? विधानसभा के सदस्य रहे। और 5 बार क्या रही है? संसद के सदस्य रहे, या लोकसभा और राज्यसभा भी कह सकते हैं। 3 बार ये लोकसभा के मेंबर रहे थे और 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहे थे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका राजनीति में कितना बड़ा योगदान रहा, क्योंकि 3 बार क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं, 7 बार विधानसभा के सदस्य और 3 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार राज्यसभा के सदस्य। ये सेंटर में इनका बहुत अधिक दबदबा था। जब आपके इंदिरा गांधी की सरकार थी तब ये सेंटर में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। और जब आपके यहाँ आपातकाल लगा था 1977 तक, यहाँ पर क्या था? आपातकाल था। तो उस समय में ये क्या थे? हमारे देश के रक्षा मंत्री भी थे। क्या थे? रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर भी हमारे जो बंसीलाल जी वो रह चुके हैं, और साथ साथ क्या रहे? रेल मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है क्योंकि ये राजनीति का अहम हिस्सा है। हमारे हरियाणा के सीएम है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता है। 1970 में इन्हीं के समय में क्या हुआ था? फुल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि विद्युतीकरण हुआ था। ये हरियाणा के मतलब प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने वाला जो हमारा हरियाणा है वो भारत का पहला राज्य बन गया था। और इन्हीं के समय में जो इंदिरा गांधी है वो इंदिरी करनाल में भी आए थे। ठीक, तो आपको इनको याद रखना। इनके नाम की जो यूनिवर्सिटी है 2014 में, 2013 भी कह सकते हैं, 2014 भी कह सकते हैं, क्योंकि 2013 में प्रस्तावित हुई थी और इसकी नींव 2014 में रखी गई है। तो CBLU आप कह सकते हैं, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। तो ये भी कहाँ है? आपके भिवानी में है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको भिवानी में क्यों स्थापित किया गया, क्योंकि कहाँ से हैं ये? भिवानी से हैं। तो इसीलिए इनके नाम की यूनिवर्सिटी भी कहाँ बनाई हमने? भिवानी में बनाई है। जब ये पहले राजनीति में आए थे तब कांग्रेस पार्टी से थे, तब बाद में इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? हरियाणा विकास पार्टी की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बंसीलाल जी हमारे हरियाणा की राजनीति का अहम हिस्सा है। तो ये कहाँ से थे? भिवानी से थे। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो बनारसी दास गुप्ता जी हैं वो भी क्या रहे? हमारे हरियाणा के सीएम रहे हैं। ठीक है, और तो जो बनारसी दास गुप्ता जी हैं वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके भिवानी से हैं। कहाँ से हैं बनारसी दास गुप्ता? तो ये कहाँ से हैं? भिवानी से हैं। कहाँ से हैं? आपके भिवानी से। ये भी क्या रह चुके हैं? हमारे हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। क्या ये हरियाणा के हमारे सीएम रह चुके हैं? कौन? बनारसी दास गुप्ता। तो इनको आप ऐसे याद रखिएगा कि हमारे हरियाणा के सीएम और कहाँ से हैं? भिवानी से हैं। और एक कवि के बारे में बता देती हूँ। यहाँ से एक कवि है तुलसीदास शर्मा दिनेश। इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बड़े स्तर के क्या है? आपके कवि हैं या लेखक, कवि कह सकते हैं। तुलसीदास, क्योंकि कविताएं लिखते हैं। तुलसीदास शर्मा दिनेश। तो तुलसीदास शर्मा दिनेश कहाँ से हैं? आपके ये भी भिवानी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं? भिवानी से हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं। इनकी रचनाओं में जैसे श्याम सतसई, क्या है इनकी रचनाएं? श्याम सतसई। तो एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था कि श्याम सतसई किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्याम सतसई किसने लिखी है? तुलसीदास शर्मा दिनेश ने लिखी है। और एक एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया था कि जो तुलसीदास शर्मा दिनेश है वो हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो आपको क्या याद रखना है? भिवानी याद रखना है। और एक मैंने आपको बताया था सुरेंद्र शर्मा के बारे में, वो कहाँ से थे? आपके महेंद्रगढ़ से थे। ठीक है, तो तुलसीदास शर्मा दिनेश कहाँ से? भिवानी से। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें श्याम सतसई है, मीरा, मतवाली मीरा, और क्या क्या है इसमें? मतवाली मीरा। तो आप यहाँ से मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में लिखते होंगे, क्योंकि श्याम सतसई, मतवाली मीरा ये सभी किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। हाँ, इन्होंने सत्याग्रह प्रहलाद क्या लिखा है? सत्याग्रह प्रहलाद।
तो ये इनकी जो फेमस रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो तुलसीदास शर्मा दिनेश भिवानी से थे, रचनाएं इन्होंने कौन सी लिखी है, श्याम सतसई, मतवाली मीरा और सत्याग्रह प्रहलाद लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मतलब जो भिवानी है, भिवानी में क्या हुआ था, एक बार शतरंज का जो मतलब शतरंज का कंपटीशन है वो कहाँ हुआ था, भिवानी में हुआ था। तो हरियाणा में शतरंज एसोसिएशन का गठन कब हुआ, 1983 में हुआ था। यहाँ पर 16 जिला स्तरीय क्या है, शतरंज एसोसिएशन बनाया गया है। और यहाँ पर एक अकेडमी भी है जो किसके लिए बनाई गई है, स्पेशली शतरंज के लिए बनाई गई, यानी कि चेस के लिए बनाई गई है। और जो हरियाणा है, हरियाणा ने क्या किया था, 2006 में हरियाणा के भिवानी में क्या हुआ था, अंडर 13 जो प्रतियोगिता है, शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन जो है 2006 में कहाँ हुआ था, भिवानी में ही हुआ था। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन भी हमने कहाँ किया, भिवानी में किया है। और ये कौन सी थी, अंडर 13 थी। 2006 में क्या हुआ, इसका मतलब आयोजन जो है वो भिवानी में किया गया था। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा जो वाटर पार्क है वो कहाँ, वाटर वर्क है वो कहाँ बनाया गया, बापोड़ा। बापोड़ा कहाँ है आपका, भिवानी में ही है। कहाँ है, भिवानी में। ठीक है, तो भिवानी की और एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका जो वाटर लेवल है वो थोड़ा नीचे है, तो ऐसे नीचे की तरफ, मतलब झुकाव इसका नीचे की तरफ है। ठीक, जो भिवानी में जो वाटर लेवल है वो भी क्या है, बहुत नीचे है। और आईने अकबरी में क्या मिलता है, भिवानी का वर्णन मिलता है। ठीक है, और भिवानी में क्या है, जो लोकसभा की सीट है भिवानी की, तो भिवानी की जो लोकसभा सीट है वो अकेले नहीं है, वैसे सभी की क्या है, लोकसभा सीट अलग अलग है। आपके हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, कितनी है, 10 लोकसभा की सीट है, जिसमें से जो भिवानी की लोकसभा सीट है वो किसके साथ ऐड की गई है, भिवानी की लोकसभा सीट महेंद्रगढ़ के साथ। किसके साथ ऐड की गई है, महेंद्रगढ़ के साथ में। तो लोकसभा सीट भिवानी प्लस महेंद्रगढ़ की एक ही सीट है और ये हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि 2 एरिया को इकट्ठा करके इसे बनाया गया है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा ऐसा हरियाणा का जिला है जिसकी, मतलब कौन से ऐसे हरियाणा के 2 जिले हैं जिसकी एक ही लोकसभा सीट है। तो आपका जो भिवानी और महेंद्रगढ़ जिला है वो अकेले 2 ऐसे जिले हैं जिनकी अकेले क्या है, एक ही लोकसभा सीट है। तो शतरंज के लिए भी हमने एसोसिएशन वगैरह कहाँ बनाया है, भिवानी में बनाया है। 2006 में क्या हुआ था, यहाँ पर अंडर 13 प्रोग्राम किए गए थे। और यहाँ पर क्या, एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क बापोड़ा में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर बाबा मूंगीपा का भी मेला लगता है, मैंने उसके बारे में नहीं बताया आपको, यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो भिवानी में क्या लगता है, बाबा मूंगीपा। तो ये रह गया था तो मेरे को एकदम से याद आ गया। तो बाबा मूंगीपा का मेला कहाँ है, आपके भिवानी में ही है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा। आई होप आपको ये जो मेरी क्लास है समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारी इसी तरीके से और क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।